एथिक्स, एथिक्स क्लास नंबर 18। तो अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं हम लोग? फर्स्ट सेगमेंट वी हैव कंप्लीटेड एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वी हैव कंप्लीटेड। सेकंड बताओ, एटीट्यूड कंप्लीटेड। थर्ड वन, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज कंप्लीटेड। फोर्थ वन, इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्लीटेड। फिफ्थ वन, हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, करेक्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे सिक्स्थ वन, ठीक है। टुडे वी विल एक्सप्लोर द सेगमेंट ऑफ सिक्स्थ वन। कितना टोटल है? 7 तक है, और एक क्या है, केस स्टडीज है। तो हम लोग पैरेलल कर ही रहे हैं केस स्टडीज। तो 6 देखते हैं हम, क्लास नंबर 18। सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट ना। एथिक्स में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सब सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेबस को तो घोल के पी जाना है, समझे ना। एक एक वर्ड पे काम करना होगा सिलेबस का। सिक्स्थ वन, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड ethics in public administration। ये हमारा ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक रहेंगे। नंबर 1, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। बच्चे लोग फर्स्ट क्लास में बताए होंगे स्टेटस एंड प्रॉब्लम। सेकंड बताओ, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। करेक्ट, ये 2 टॉपिक को आज डील करेंगे। इसके बाद बहुत सारा है और कॉइन साइंस, रूल्स, रेगुलेशंस, इसी के बाद है। हाँ, तो वो हम लोग कल लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज का टॉपिक है सिविल सर्विस और पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो इस टॉपिक को ही समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये किससे संबंधित होगा, ऊपर संबंधित होगा ये हेडलाइंस। उसका एथिकल कंसर्न्स क्या होता है, डायलेमा क्या होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, दोनों ही है। देखो, गवर्नमेंट भी है एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, तो ये शब्द पे भी उतना ही ध्यान देना होगा हमें। ये तो चलो, ये तो आपका पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड दिस वन इज योर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस तरफ भी आपको फोकस देना होगा, समझ गए ना। तो सिविल सर्विस क्या होता है? टॉपिक सिविल सर्विस। व्हाट इज सिविल सर्विस? जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, क्या है वो सिविल सर्विस? टुवर्ड्स सिविल सोसाइटी। बोलो, क्या होता है सिविल सर्विस? क्या होता है बच्चे लोग, बोलो। वेरी गुड। गवर्नमेंट जो प्रोग्राम और पॉलिसी जो बना रही है उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी सिविल सर्विस के ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम बोलो। ए, सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है, तुम लोग खुद पता नहीं कि सिविल सर्विस क्या है। वेरी गुड। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो चीज़ गलत है उसको सही करना समाज में। ठीक है, बहुत अच्छा। और बताओ, नो आइडिया? ठीक है, बोल दियो, बेसिक से ही है। तो चलो यहीं शुरू करते हैं। पहले सिविल सर्विस देखते हैं, फिर सिविल सर्विस वैल्यूज देखते हैं। जैसे जैसे वर्ड दिया गया उस हिसाब से काम करेंगे। देखो,
स्टूडेंट सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या कहते हैं कि स्टेट इज अ परमानेंट बट गवर्नमेंट इज टेम्पररी। स्टेट का 3 आर्म होते हैं, स्टेट हैज गॉट 3 आर्म्स एंड उसमें प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। और ये जो सिविल सर्विस है इट्स मेनली कंसर्न विथ योर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है आपका? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है? और ये गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, इसलिए हम कहते हैं ना गवर्नमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है स्टेट का। सही बात है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है या फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका ये हिस्सा है सिविल सर्विस, समझे? तो हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विस इज नथिंग बट इज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का बॉडी का एक हिस्सा है वो। फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए वो हिस्सा है? टू फ्रेम पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी को फ्रेम करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिविल सर्विस का ही जिम्मेदारी है, समझे? स्पेशली लागू करना। जैसे तुम बोलो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और जो गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है, उसको सपोर्ट करना, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग को सपोर्ट करना। इसी चीज के लिए सिविल सर्विस जाना जाता है, समझे? तो पॉलिसी को बनाना, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना ताकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रियलाइज हो सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर सिविल सर्विस। एंड गवर्नमेंट का फंक्शनिंग को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है तो गवर्नमेंट का आम है ये सिविल सर्विस, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। होप सो समझ में आ गया होगा कि सिविल सर्विस क्या है। अब देखो इस वर्ड के साथ ये भी वर्ड अटैच है। क्या तुम सिविल सर्विस वैल्यूज नहीं जानते हो? इतना तो क्लास हम लोग पढ़ा दिए, करेक्ट? जितने भी सिलेबस में वही डाल सकते हो। तो सिविल सर्विस वैल्यूज, तो वही जैसे सिलेबस में दिया गया उस हिसाब से लिखो। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, याद है ना तुम लोग को? नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, समझे? एवरीथिंग विल कम अंडर योर सिविल सर्विस वैल्यूज, जो हम लोग कवर कर चुके हैं। होप सो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा ये पहला जो टॉपिक है। तो यही है सिविल सर्विस वैल्यूज, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जहाँ जो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रहा है स्टूडेंट, प्रोग्राम और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सरकार का बनाया हुआ प्रोग्राम और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ, फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है सिविल सर्वेंट लोग। आज देखते हो ना कितना कैची वर्ड्स रहता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें भी सिविल सर्वेंट का ही हाथ रहता है फॉर्मुलेशन के टाइम में भी, और इम्प्लीमेंट करने का भी जिम्मेदारी उन लोग को ही है। और कितना इम्पोर्टेंट आर्म है। यदि आज स्टेट कोई काम कर रही है, पीपल के साथ कांटेक्ट जोड़ रही है, तो वाया सिविल सर्विस। इसलिए सिविल सर्विस बैकबोन है। इनफैक्ट भारत को चलाने वाला सिविल सर्वेंट ही है, समझे ना? इंडिया को कोई चला रहा है तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही है, समझे ना? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल हेड रहते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं सब ब्यूरोक्रेट्स ही काम कर रहे होते हैं। सही बात है ना? और हम जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो परमानेंट ही है। सरकार बदल सकता है, एक बार आप IAS बन जाओ तो आपके गद्दी से आपको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए संविधान में जानते हो प्रोविजंस हैं
ऑटोनॉमी है। सिविल सर्विस क्या है, देखो सिविल सर्विस इसका कहाँ कहाँ से नहीं मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड, संविधान में भी इसके लिए प्रोविजंस है, संविधान में भी इसका ऑटोनॉमी का बात किया गया है कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। सही बात है ना, ये हो गया आपका सिविल सर्विस। अब बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा सकते हैं, मैं पॉइंट को बचा के लेके चल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी बहुत सारा वर्ड्स को यूज होगा, समझ गए ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट? अच्छा ये बताओ, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स क्यों चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? अरे भाई एथिक्स होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तभी जाके ये सब चीज़ के साथ ब्यूरोक्रेट्स आगे बढ़ पाएगा। यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स ना हो तो क्या तुमको लगता है कि ये सब चीज़ दिखेगा? सब फेल कर जाएगा। और यदि पब्लिक सर्वेंट एक मास्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा सोशल वेलबींग का, वेलफेयर स्टेट का। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक रिजल्ट देखो तुम्हारा जीएस पेपर 4। आखिर जीएस पेपर 4 इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है कि जो बच्चा लोग आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, उसको एथिक्स का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए ताकि जब जाएगा और ट्रेनिंग के टाइम में तो सिखाया ही जाएगा, समझे। तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया। और जानते हो ये बहुत ही नया चीज़ है एथिक्स, सिविल सर्विस में भी एज अ सब्जेक्ट। एंड एथिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफी, समझे। एक फिलोसॉफी का एक छोटा सा हिस्सा है एथिक्स, जो हम लोग शुरुआत क्लास में बात कर चुके हैं। देखो तो देखते हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, फॉर व्हाट रीजन, क्यों? ताकि जो पॉलिसीज है आपका, जो पॉलिसीज है वो ट्रू सेंस पे इंप्लीमेंट हो सके, ट्रू सेंस पे, ट्रू सेंस विथ एथिकल वैल्यूज इंप्लीमेंट हो सके, उसमें एथिकल वैल्यू जरूर होना चाहिए, इसलिए एथिक्स चाहिए हमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स इसलिए चाहिए ताकि जो पब्लिक सर्वेंट है वो प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर सके, वो प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर सके। हमें एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए चाहिए ताकि वो एथिकल डायलेमा से वो दूर रह सके, समझे ना, टू अवॉइड एथिकल डायलेमा। ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में एथिकल डायलेमा क्या होता है। एथिकल डायलेमा से वो दूर रह सके। हमें एथिक्स चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्यों? क्योंकि हम जो वेलफेयर स्टेट का जो कल्पना कर रहे हैं वो पूर्ति हो सके, उसका रियलाइजेशन हो सके, फॉर रियलाइजेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। हम एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए तवज्जो देते हैं ताकि हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ कहाँ से नहीं आता है, देखो सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस, अनगिनत सोर्सेस है, मैं पहले भी क्लास में कवर कर चुका हूँ। यदि मैं सोर्सेस का बात करूँ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स बिकम्स ए ग्रेट सोर्स ऑफ एथिकल वैल्यूज। उसमें लिखा गया है कि कैसे लोग करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ एथिक्स, जो कि पढ़ोगे आने वाले समय में यूनिट 7 में, कोड ऑफ एथिक्स, समझ गए ना। और भी बहुत सारे सोर्सेस, एक तो तुम्हारा खुद जीएस पेपर 4 अपने आप में एक सोर्स है, बात समझ गए ना। तो ये है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितना अच्छा एथिक्स होगा उतना ही आपका वर्क कल्चर एथिक्स वर्क कल्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेटर होगा, समझे ना। वर्क कल्चर विल बिकम्स बेटर। हाँ, कोऑर्डिनेशन होगा आपके वर्क कल्चर में, कोऑपरेशन होगा, सीनियर जूनियर का कोऑपरेशन होगा, हाँ, वर्क कल्चर में। देख रहे हो स्टूडेंट कितना सिमिलर पॉइंट्स है जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत ही डिफरेंट तो नहीं लगा होगा तुम लोग को, देखो कितना कॉमन चीज़। और इनफैक्ट जो भी हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है कि अभी तक क्या क्या पूछा गया है 2022 तक,
तो देखो ये सभी चीज़ थे, समझ गया ना। तो इंटर रिलेटेड है, ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। इसलिए जो बच्चे लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो तुम लोग को भी यही सजेशन देंगे कि यूनिट 1 को बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। यदि यूनिट 1 पढ़ लिए तो बाकी तो ऐसे ही हो जाएगा। ये समझ गए ना। तो ये वर्ड डिकोड हो गया ना, पब्लिक सर्विस और पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ क्या होते हैं, और एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जरूरी है, कहाँ से आता है, और यदि है तो क्या इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पॉइंट और ये पॉइंट इसी से एसोसिएटेड होगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी में, ज़रा बताना हमको, क्या प्रॉब्लम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या करप्शन बहुत बड़ा चुनौती है कि नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा चुनौती है। कौटिल्य ने भी तो बहुत कुछ कह दिया था करप्शन को लेके। ठीक है, क्या रेड टेपिज्म प्रॉब्लम है कि नहीं है, फाइल घूमते रहता है, बहुत लेट से इम्प्लीमेंट होता है बहुत सारा प्रोग्राम और पॉलिसी, है ना, इनएफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, लीडरशिप का भी क्राइसिस है, नेगेटिव वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा है, एक्लॉन्स क्रिएट हो जाता है, ग्रुपीज क्रिएट हो जाता है, जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो सब अपने मनमाना स्टाइल से काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई अपने हाथ में, जूनियर को तो ऐसे कहीं से कहीं फेंक देंगे, और इसलिए सीनियर से डरा रहता है जूनियर सब। जब सीनियर से जूनियर डरा रहेगा तो फिर ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी कैसे आएगा। यदि ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है गुड वर्क कल्चर, पॉजिटिव वर्क कल्चर, है कि नहीं, बताओ तो। ये सब स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स है। क्या होता है स्टेटस का मतलब? पोजीशन, योर पोजीशन एंड प्रॉब्लम्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि जो योद्धा है, जो कुछ करने वाला सिविल सर्वेंट है, उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आर्बिट्री ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिना कोई आधार का उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव ना हुआ जी। पॉजिटिव इंसेंटिव होना चाहिए, यहाँ तो नेगेटिव इंसेंटिव मिलता है। जो अच्छा काम करता है उसको तो एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना चाहिए कि देखो बहुत अच्छे आईजी हैं, बहुत अच्छे डीआईजी हैं, बहुत अच्छे आईपीएस हैं, एसपी हैं, तो यहाँ पे अच्छा काम कर जाओ तो प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। दूसरी बात है कि आप पॉलिटिकल मास्टर के अधीन हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हर समय आपको डर है आपके टेन्योर को लेके। तो देखो एक टेन्योर अपने आप में, कि आपका टेन्योर, आपका जो जगह है वो फिक्स नहीं है, वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो बोल रहे हो नेक्सस क्रोनिक कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेट के हक में चले गए, कॉर्पोरेट जो बोल रहा है उस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स लोग भी करते ही हैं, करप्शन हो ही रहा है वहाँ पे, है ना। तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी कि कॉर्पोरेट के साथ अधीन होना। नेक्सस विथ कॉर्पोरेट, क्या नेपोटिज्म नहीं है क्या? दुनिया भर का नेपोटिज्म है, जो आपका आइडियोलॉजी आपको मैच कर रहा है जिससे, तो सिविल सर्वेंट वहाँ पे भी उतर जाते हैं। अभी जो फिलहाल एक सर्कुलर जारी किया गया था कि सरकार का बहुत सारा प्रोग्राम और पॉलिसी को लेके लोगों को समझाएंगे, तो ये भी तो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइज करना होगा। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? ब्यूरोक्रेसी का काम है चुपचाप आंख बंद करके अपना मेहनत करते रहे, इम्प्लीमेंट करते रहे। हाँ, रथ प्रभारी वाला कॉन्सेप्ट जो लाया गया था। तो बात समझ में आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में हमें कभी भी ब्यूरोक्रेट्स को ना पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि हम पॉलिटिसाइज, देखो अंग्रेज लोग भी बहुत भयानक किया है पॉलिटिसाइज, यही कारण तो आज़ादी में हमको कितना जद्दोजहद लड़ना पड़ा, कितना मुश्किल हुआ हमें आज़ादी के लिए, क्योंकि पूरा जानते हो ब्यूरोक्रेसी बनाया इसलिए गया था ताकि चेहरा इंडियंस हो, दिमाग यूरोपियंस हो, और यही हुआ है। हमारा लोग खुद हमको मार रहे थे आज़ादी के टाइम में, क्या हमने नहीं देखा है क्या ये सब सीन? तो और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पीपल फ्रेंडली नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर सब। पीपल लोग देख के डर के भाग जाता है, अधिकतर मैं बोल रहा हूँ, बहुत कम है, कितने कम हैं, नहीं पीपल फ्रेंडली वाले बहुत कम लोग सब हैं। अधिकतर सिविल सर्वेंट ऐसे हैं जिसको देख के भाग जाता है, डर जाता है लोग सब, कॉमन पीपल सब। अच्छा पुलिस आ गया था, अच्छा IAS आ गए थे, तो लोग दहशत में रहता है। तो ये भी तो एक अपने आप में प्रॉब्लम है, सब सुधार करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, समझ गए ना। दिस ऑल आर द स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिख लो इसको, बहुत छोटा टॉपिक है, समझे, बहुत छोटा टॉपिक है। लिखो स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स
इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एक तो लेथार्जी है, वही इनएफिशिएंसी, इसको कहें तो डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, काम बहुत लेट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा देखो, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, नेपोटिज्म है। ये दिमाग की तरह खा जाता है कोई भी संस्था को, समझे ना। जहाँ पे ये सभी चीज़ होगा, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, तो ये दिमाग की तरह ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर देगा। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं ना कि जब दुकानदारी करो ना तो पैसा में बहुत ही अकाउंटेबल रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, चोरी नहीं करना चाहिए गला से, नहीं, ये कहा जाता है, हमारा संस्कार ऐसा है कि कभी भी गला से चोरी नहीं करना चाहिए। यदि जिस दिन तुम गला से चोरी कर लोगे, लक्ष्मी माता रूठ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा जाने रहो। तो बात तो यही हो रहा है यहाँ पे। यदि करप्शन हो जाए तो जो संस्था है, वो जो गरिमा है, वो ख़त्म हो जाएगा उसका, और फिर और बुराई सब चीज़ उसके पीछे आते रहेंगे, फॉलो ऑन हो जाएगा। इसलिए करप्शन ना नहीं होना चाहिए आइडियल केस में। आइडियल केस बोल रहा हूँ, और फिर भी हो ही जाता, क्योंकि करप्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट योर मनी ट्रांजेक्शन, हम जानते हैं, है ना। अब एक प्रॉब्लम है, एक अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। देखो, तो कई बार मिसयूज कर देता है ना ये लोग, पब्लिक सर्वेंट लोग, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, अपने पावर को, अपने ऑथोरिटी को मिसयूज करना। लक्ष्मण रेखा जहाँ तक है आपका, आप लक्ष्मण रेखा को भी पार कर देते हो। देखते हो उसके बाद फिर जुडिशरी कितना हैवी डाउन आता है। फिर जुडिशरी घरी आता है ना कि किस हैसियत से आपने किया, आपको कितना आता है, आपको तो एफआईआर भी लिखना नहीं आता है ठीक से, और फिर वही सिविल सर्वेंट चुपचाप बैठ के जी सर बोलेगा, क्योंकि भाई जुडिशरी का तो टक्कर तो तुम्हारे साथ तो है नहीं। जुडिशरी तो फिर एक स्टेट का दूसरा आम है, वो तो दे देगा बढ़िया से घुमा के। देखते तो जुडिशरी के सामने सबका हालत खराब, डीजीपी से लेके आईएएस सीनियर, क्या कहेगा वो, एसपी सब तो बाबू नन्ना मुन्ना हुआ उसके सामने में। तो ये हमें गर्व करना चाहिए जुडिशरी में, पता है कि जुडिशरी इतना पावरफुल है कंट्री में। क्या उन लोग जजमेंट देखते हो कितना गजब देते हैं, पकड़ के कोई नहीं देखेगा सीनियर क्यों नहीं आया तुम्हारा, जाओ बुलाओ उसको। कॉमन आदमी सब डर जाएगा सीनियर का वर्दी देख के। जजेस देखो, मतलब यूजुअल है जजेस के लिए वो चीज़। और अगला वाला इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि जज का सोचो वो भी कितना टेंशन में आता होगा कि हमारा आज हियरिंग है हाई कोर्ट में। सोचो हाई कोर्ट में ये हालत है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता होगा सोचो तो। नहीं, मैं इस चीज़ को लेकर खुश हूँ, इसलिए कम से कम देखो तो इससे क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी आपसे बड़ा है, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है आपसे। वो बैठा हुआ है एक जगह पे, कुछ भी गलत करोगे जाएगा वहाँ पे, वो फिर लेगा संज्ञान, लेगा अच्छा खासा संज्ञान लेगा, फिर डायरेक्ट बोलता है इसको निलंबित करिए, डायरेक्ट निलंबित कर देता है। कई बार तो बोलता है कंपनसेशन दीजिए इसको। अभी जो यूट्यूब पे आता है ना वीडियो सब, मज़ा आता है देखने में। देखो, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी देख रहे हो ना, ये भी होता है। अब मैं कितना मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी को देखते रहे जुडिशरी, प्रॉब्लम तो ये है ना, हर चीज़ तो नहीं पहुंच पाएगा वहाँ पे। और दूसरी बात देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मीडिया का भी। मीडिया कई बार अनबायस्ड रिपोर्टिंग भी कर देता है पुलिस के अगेंस्ट, ऐसा होता है ना, और तुम्हारा जो इमेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो गिर जाता है। तो ये लिखो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनबायस्ड रिपोर्टिंग ऑफ मीडिया, अनबायस्ड रिपोर्टिंग ऑफ मीडिया। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो पब्लिक सर्वेंट का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमेज है वो तुम्हारा धूमिल हो जाता है, गिर जाता है। और उसके बाद ऐसे ही दिमाग में आदमी का भरा हुआ है कि पुलिस खराब है, पहले से ही भरा हुआ है इमेज। वही जो ब्यूरोक्रेट्स है, सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट है,
वो पीपल फ्रेंडली नहीं है ज़्यादातर। और जब पीपल फ्रेंडली नहीं है तो आपको अपनापन नज़र नहीं आएगा। जो अच्छे आईएएस होते हैं उसको भी आदमी जाकर अप्रोच कर लेता है, तो कहता नहीं देखो पोस्टिंग हुआ है, ऐसा ऐसा आईएएस का पोस्टिंग हुआ है, जो सुनता ही नहीं है किसी का तो नहीं जाएगा फिर। ये सब प्रॉब्लम्स समझे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका सलूशन भी जानते हो, सलूशन दे दो। सलूशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? प्रॉब्लम है तो हमेशा सलूशन भी होना चाहिए। सलूशन क्या हो सकता है? सलूशन ये है कि अर्ली ट्रेनिंग, हाँ अर्ली ट्रेनिंग बताए थे ना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। समझे? कोई भी यदि इलेक्शन लड़ना चाहता है, देखो सेकंड एआरसी का जो रिपोर्ट आया था, सेकंड एआरसी का जो रिकमेंडेशन देखोगे, इसमें बहुत कुछ सिविल सर्वेंट के लिए बोला गया है। जैसे कोई सिविल सर्वेंट का अपना घर का आदमी कोई लड़ना चाहता है इलेक्शन में, तो पब्लिक ऐसे जो भी एसेट्स है उसका वो डिस्क्लोज करे, हाँ ट्रांसपेरेंसी रहे उसके अंदर, एसेट को डिस्क्लोज करे। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है, वी हैव लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस। समझ गए ना स्टेटस, ये समझ गए ना स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कोई दिक्कत कहीं पे? बच्चे लोग समझ में आ गया ठीक से? अब बात करते हैं एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है ये शब्द है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों पहले तो अंतर समझना होगा हमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिख लियो, मिटा दे। हाँ, इसमें अनगिनत चीज़ लिख सकते हो तुम लोग, समझे ना, इसमें और भी लिख सकते हो। चलो, या इससे पहले जो भी पढ़ाए थे वो भी सब चीज़ डाल सकते हो इसके अंदर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो लिखे हैं यहीं तक सीमित रहेगा। देखो, अब पहले समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक कर लो, यहाँ पे लिखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लिखो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ को समझ पाओगे तभी इस टॉपिक को समझ पाओगे। देखो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये तुम्हारा स्टेट का एक एंटिटी है स्टूडेंट। स्टेट का एंटिटी है कि नहीं है? स्पेशली एग्जीक्यूटिव का एंटिटी है ये। वह जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है ये डिफरेंस समझो। इसमें होगा, इसमें जो बात होगा ये सोशल वेलबींग का बात होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल वेलबींग। और इसमें क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो, यही होता है तुम्हारा प्राइवेट इंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव, है ना। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट क्या वाइडर होगा ना, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा इसका। जैसे देखो पीडीएस व्यवस्था कितना बड़ा इम्पैक्ट है ना। मिशन इंद्रधनुष कितना बड़ा इम्पैक्ट है। वैक्सीनेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि नहीं, बताओ तो। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट है बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन तक ही रहेगा इसका इम्पैक्ट, बहुत छोटा, इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, समझे ना। इम्पैक्ट क्या है? ये तुम्हारा लिमिटेड है इसका। हाँ, इसमें देखो पब्लिसिटी, बहुत पब्लिसिटी है इसमें। इवन स्मॉलर डिसीजन, यदि स्मॉलर बात भी हो, स्मॉलर इश्यूज भी हो, तो इसमें पब्लिसिटी बहुत मिलता है। यदि स्मॉलर इशू भी हो तो इसमें पब्लिसिटी खूब मिलेगा कि सरकार ने आज ये योजना पास किया है,
देखते हो कितना फिर मीडिया वगैरह रिपोर्टिंग करना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको पब्लिसिटी नहीं मिलेगा क्योंकि अंदर का ही बात है वो। पब्लिसिटी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। इसमें देखो स्टूडेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा लिख दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, वाइडर है। और इसमें जो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। अच्छा, एथिक्स का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को कवर करता है। इसमें एथिकल वैल्यूज ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसमें ट्रू सेंस मोर रिक्वायर, और इसमें एथिकल वैल्यूज क्या है? लेस रिक्वायर। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका सिंपैथी एम्पैथी सब रोल प्ले करता है। मैं यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी का लिमिटेड स्कोप है कि नहीं? बताओ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि तुम्हारे पास एफिशिएंसी नहीं रहेगा तुमको निकाल दिया जाएगा। रोने धोने वाला काम नहीं होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। सीनियर जो बोल दिए काम नहीं करोगे तो लगेगा पीछे से। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपैथी और एम्पैथी के लिए कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। वहाँ पे आपका एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप बॉस ने आपको क्या दिया काम, आप टाइम बाउंड मैनर में कर लिए तो यू विल गेट रिवार्ड्स। भाई यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिविल सर्विस वैल्यूज का, है कि नहीं? बताओ तो इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह सकते हो कि यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, कह सकते हो मोर रिक्वायर्ड। और यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिटेड है ये। तो समझ में आया ना कितना अंतर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछो हमसे। समझ में आ गया ना? हाँ, ये देखो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझे? ये बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होगा। यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा होगा। यहाँ पे वैसा यूज़ नहीं होगा, समझे? आफ्टर ऑल ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है और उसमें जो लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, वो लिमिटेड होंगे। और इसमें देखो ना, अनलिमिटेड लोग हैं। कितने लोग होंगे इसमें? बिल्कुल, ये IAS IPS वाला है। ये कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब सब करता है। एथिक्स चाहिए, मैं बोल तो रहा हूँ। एथिक्स का लिमिटेड वैल्यूज है, उसमें लिमिटेड है। उसमें प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ मोटो ही आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो समझ रहे हो उन बात को? जिसका मोटो ही है कि ज़्यादा कमाना, तो वो कई बार तो एथिक्स को भी तार पर रख देगा। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है मोटो। यहाँ मोटो क्या है? सोशल वेलबींग। जब सोशल वेलबींग का बात हो तो एथिकल वैल्यू ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट का बात कर रहा है ना, ये वेलफेयर स्टेट का बात कर रहा है, ये प्रॉफिट का बात कर रहा है। दोनों का देखो ना उपदेश में कितना अंतर है। जब उपदेश में अंतर है तो सेटअप में भी अंतर होगा, थॉट में भी अंतर होगा। बात समझे ना? तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, समझ गए ना? अब देखते हैं एथिकल कंसर्न्स और डायलेमास। ये वर्ड क्या होता है? मिटा दे, हो गया। अब पब्लिसिटी यहाँ पे बोले जाता है, देखो मीडिया तुरंत आ जाएगा। एक न्यूज़ भी, सरकार कोई भी पॉलिसी पास करेगी तुरंत आ जाएगा न्यूज़पेपर में, भास्कर में, हिंदू में, तुरंत आ जाएगा, या न्यूज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में। अब देखो एथिकल डायलेमा, पहले ये समझते हैं। ये शब्द देखो, ये शब्द तुम लोग का आया कि नहीं आया केस स्टडीज में? क्या होता है एथिकल डायलेमा? देखो, एथिकल डायलेमा बच्चे लोग, एथिकल डायलेमा एक ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी है, तो करे क्या? दैट्स कॉल्ड एथिकल डायलेमा। इस साइड भी जाते हैं तो कुछ कंप्लीट नहीं होता है, कुछ मिलता है इधर भी, और इस साइड भी देखे तो पूरा ओवरऑल कंप्लीट नहीं है। बात समझे ना? यानी कि एथिकल डायलेमा इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है।
जहाँ पे टू वैल्यू कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। दो वैल्यू क्या कर रहा होता है, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। कई बार ये दो वैल्यूज आपका, दोनों ही वैल्यूज मोरल वैल्यूज हो सकते हैं। कई बार ये दो वैल्यूज आपका एक प्रोफेशनल वैल्यूज हो सकता है, एक प्राइवेट वैल्यूज हो सकता है। कई बार दोनों ही प्रोफेशनल वैल्यूज ही हो सकते हैं, इसलिए मैं टू वैल्यूज बोल रहा हूं वहां पे, समझे। अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ड आता है ना यहां से। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ठीक यही सिचुएशन है। इसमें दो जो वैल्यू है, एक प्रोफेशनल वैल्यूज है, एक आपका पर्सनल वैल्यूज है या वही प्राइवेट वैल्यूज है। तो वो यदि दोनों, और आपने क्या कर लिया, चुन लिया उसको, प्राइवेट वैल्यूज को चुन लिया। जैसे एग्जांपल देखो स्टूडेंट, यहां पे देखो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखो, लीडर का ही देते हैं, नेता का ही देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो नेता अपने पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पार्टी हुआ, ये कंट्री हुआ, या स्टेट हुआ। चलो, अब वो नेता है तो उनका अपना काम बंधा हुआ है। जब ये काम कर रहे हैं, स्टेट का काम करे, तो उनको पूरा निष्ठा के साथ काम करना चाहिए ये। और जब ये अपना प्राइवेट वाला काम करे तो ये अपना पूरा काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसका माइलेज लेके यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। जैसे आप एक सीएम फेस है, सीएम फेस क्या, आप सीएम हैं और आप एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और वहाँ से ही पैसा बटोर रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एथिकल डायलेमा है, धर्म संकट है। तो एथिकल डायलेमा का ही आगे का हिस्सा तुम्हारा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। होप सो समझ में आ गया होगा। हाँ, तो क्या है, एक सिचुएशन जहाँ पे दो वैल्यूज कन्फ्लिक्ट करते हैं। अब ये दो वैल्यूज देखो कैसे अराइज होता है। अराइज कैसे होगा, देखो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में अराइज हो सकता है। एग्जांपल देखो कि एक प्रोफेशनल डायरेक्टिव है। प्रोफेशनल डायरेक्टिव मतलब आपको ये करना है। डायरेक्टिव मतलब वैल्यूज है कि आपको ये करना है एज अ प्रोफेशनल लेवल पे, वर्सेस आपका प्राइवेट। हाँ, आपका प्राइवेट वैल्यूज भी हो सकता है, वही पर्सनल वैल्यूज हो सकता है। प्राइवेट चॉइस का मतलब क्या है, वो भी एक वैल्यू है, कन्फ्लिक्ट कर गया दोनों में। जैसे एग्जांपल देखो, तुमने अपने परिवार को वादा किया कि दफ्तर ख़त्म होने के बाद हम मूवी दिखाने चलेंगे, ठीक है। वो भी आपका एक कमिटमेंट है, वो भी आपका एक वैल्यू है। अब बिल्कुल सिविल सर्वेंट को अपना घर का भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो आप क्या किए कि 6 बजे आपका दफ्तर ख़त्म हुआ, 5 बजे आपका दफ्तर ख़त्म हुआ, घर आए और आप अपना परिवार को मूवी दिखाना ले जाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ कॉल आया 5 बजे 6 बजे ऑफिस से कि ज़रूरी मीटिंग, आ जाइए, बैक आ जाइए। तो क्या करे, वो एक प्रोफेशनल डायरेक्टिव है जो उसको बुला रहा है ऑफिस में, और एक उसका प्राइवेट चॉइस है क्योंकि हम वादा किए थे। दोनों में कौन सा करें, बात समझ में आ रहा है ना। और एक बार अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन आ सकता है। एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जिसके लिए आपके पास एथिकल कोड ही ना हो, एथिकल स्टैंडर्ड ही ना हो। जैसे मान लो कि स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं है, जैसे कोड ऑफ एथिक्स हुआ, उसमें वो चीज़ दिया ही नहीं गया है। क्या होता है, लूप फॉल्स हो जाता है। संविधान में बहुत सारा प्रोविजन नहीं है, वैसा आया तो आप अपने हिसाब से मोड़ लोगे फिर उस चीज़ को। तो एक तो एथिकल स्टैंडर्ड मिसिंग होने की वजह से भी होता है ऐसा, इसका जो प्रोसीजर मिसिंग होने की वजह से भी आता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट कि कभी भी प्राइवेट एथिक्स आए या प्रोफेशनल एथिक्स आए तो आपका जो प्राइवेट जो प्रेफरेंस है उसको आउट कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आपका जो प्राइवेट प्रेफरेंस है उसको आउट कर दो, ये आउट कर दो, से बचे रहोगे, ठीक है। आपका जो प्राइवेट प्रेफरेंस, आप देखो आफ्टर ऑल जैसे एक सिचुएशन दिए हैं कि उसको मूवी दिखाना है, फ़ोन आएगा तो उसको ऑफिस में ही जाना चाहिए। क्यों जरूरी है वहाँ पे? आवश्यकता कितना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवश्यकता कौन सा टाइम में कौन सा ज़्यादा है, बात समझे ना। तो वो हो गया, एक प्राइवेट प्रेफरेंस को आप आउट कर दो तो बचे रहोगे एथिकल डायलेमा से। हाँ, सिचुएशन को भांपते हुए, सिचुएशन को अडैप्ट करते हुए एज पर सिचुएशन। कई बार झूठ मूठ का समझ लो ना, तुम्हारा प्राइवेट एथिक्स भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो सिचुएशन के हिसाब से भी तुमको इंटरप्रेट करना सीखना होगा। और दूसरी बात है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए ज़्यादा।
यू हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर सोसाइटी नॉर्म या सोसाइटल नॉर्म। जो सोसाइटी का नॉर्म है उसके कंपेयर में संविधान का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको ज़्यादा आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि सोसाइटी में तो क्या है कि बहुत सारे नॉर्म्स गलत भी तो है। बात समझ में आ रहा है ना तुमको? मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया गया है वो गलत नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसा दुविधा आए तो एक तो आप प्रेफरेंस, अपना प्राइवेट प्रेफरेंस को ख़त्म करो, कोशिश करो। दूसरा है कि सिचुएशन के हिसाब से भांप लो। और तीसरा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फर्स्ट रखो, संविधान फर्स्ट रखो, क्योंकि वहीं से पावर आपको मिलता है एज अ पब्लिक सर्वेंट। समझ गए ना? और सोसाइटल नॉर्म से इतना बहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो गलत है। अब उस हिसाब से तुम करना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह एथिकल डायनामा कैन बी रिमूव फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए ना? एक टॉपिक मैंने इसको कवर किया। ठीक है, अब देखते हैं एथिकल कंसर्न्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा। एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं क्या एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा है, और दूसरा क्या विषय रहेगा कि क्या तुम्हारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट तो समझ गए, डेफिनेशन समझ गए ना बाय हाँ ठीक है, इसको लिख लो, इनको बढ़ते हैं तब तक। ये लिखो, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन वजह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, डिफरेंट एजेंसी हो सकता है सरकार का। तो एथिकल कंसर्न और डायलेमास क्या है? स्टूडेंट देखो, बहुत बड़ा डायलेमा है, अभी जो बात कर चुके हैं। करप्शन क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्या बहुत बड़ा कंसर्न है कि नहीं है? ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है करप्शन। जो भी इससे पहले हम लोग स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स में देखे थे सब फिट हो जाएगा यहाँ पे। बस इनएफिशिएंसी क्या बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न नहीं है क्या? इनएफिशिएंसी, डिले ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्या? बहुत बड़ा समस्या है, एथिकल कंसर्न है। यदि तुम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो प्रोजेक्ट को ठीक टाइम पे, प्रोग्राम और पॉलिसी को, तो ये इनजस्टिस है। कहाँ यूटिलिटेरियन फिर अप्रोच हो पाएगा? तो ये कंसर्न है। हाँ देखो, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कंसर्न नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात है इन लोगों का अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो, अब देखो कई बार होता है ना कि अब इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, इसका एथिकल डायलेमा हो जाता है। अपना इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी देखिए, ये ऑटोनॉमी वर्ड लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑटोनॉमी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी मतलब क्या? इंडिपेंडेंस। संस्था देखो, सिविल सर्विस क्या है बच्चे लोग? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेंटेन करे कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगी, हमेशा फंसेगा यहाँ पे। क्योंकि ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के चक्कर में फिर मिसयूज हो जाएगा पावर का, और फिर अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के चक्कर में कई बार प्रोग्राम और पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, बीच में बहुत ज़्यादा जानते हो कि प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, सेफ्टी टू विसल ब्लोअर्स, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेफ्टी टू विसल ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर जानते हो ना, जो उजागर करते हैं, कुछ भी गलत चीज़ हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको उजागर करने वाले लोग को विसल ब्लोअर्स कहते हैं। तो इसका सेफ्टी का क्या होगा? ये भी तो बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है।
अब कोई भी मान लो एक्टिविस्ट बार बार किसी पब्लिक सर्वेंट का दिखा रहा है, कोई डिपार्टमेंट का बुराई दिखा रहा है, तो ये लोग तो पीछे पड़ जाएगा इसका फिर। तो ये भी तो एक एथिकल कंसर्न ही है कि लोकतंत्र में इन लोगों का कोई स्थान ही नहीं है। तो ये समस्या है स्टूडेंट, समझे ना, ये सब एथिकल कंसर्न्स। और बताओ क्या, हाँ ये तो हमेशा रहता है। देखो प्राइवेट वर्सेस प्रोफेशनल, ये रहेगा आपका एथिकल कंसर्न। देखो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर दो तो वो भी तो स्पेशली आर्बिट्री ट्रांसफर। हाँ, यदि आर्बिट्री ट्रांसफर हो रहा है वो भी कंसर्न ही है, कोई प्रॉब्लम और स्टेटस के साथ भी जोड़ सकते हो ये। इनफैक्ट आर्बिट्री ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इट इज़ एथिकल कंसर्न। आप देखो उसके बाद जो पावर बन जाते हैं ऊपर में, जो ग्रुप इज फॉर्म ग्रुप इज, ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, इसका जो ग्रुप बन जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है ना। सीनियर ऑफिशियल्स का ग्रुप बनना, फिर वो डिसाइड करेगा निगेटिव। जैसे देखो कॉलेजियन सिस्टम में क्या होता है, देखते हो ना, हम हर समय कॉलेजियन सिस्टम पे आरोप लगता है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करता है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। समझ गए, ये सभी कंसर्न्स हैं, डायलामास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते रहता है। अब दूसरी बात देखो, अब कई बार कोई चीज़ पे फैसला करना ना टाइम लगता है, और हमें चाहिए इनजस्टिस, हमें जो जस्टिस चाहिए बहुत ही तेज़ी से चाहिए। अब बट जो तेज़ी से जस्टिस आएगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी कितना है, ये भी एक सवाल है। तो देखो इंस्टेंट जस्टिस वर्सेस जस्टिस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ये एक अपने आप में एथिकल डायलामा है स्टूडेंट। अब इंस्टेंट जस्टिस देखो क्या हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। इनकाउंटर क्या है, इनजस्टिस इंस्टेंट है ना कि फैसले। अब कई बार तो जानते हो इनकाउंटर भी गलत हो रहा होता है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा एथिकल डायलामा है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और आप यदि जस्टिस ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे दे रहे हो, हाँ उसमें टाइम लगेगा फिर, क्योंकि जांच पड़ताल करना पड़ेगा। कई बार जानते हो केस 10 साल 20 साल लग जाता है सॉल्व होने में। तो ये भी तो एक एथिकल कंसर्न और डायलामाज ही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। समझ गए ना, दिस आर द थिंग्स। हाँ, आर्बिट्री ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, ट्रांसफर ये कहीं पे भी कहीं बिना कोई लॉजिक का ट्रांसफर कर दिया कहीं से कहीं। समझ गए ना। हाँ देखो एथिकल कंसर्न सबसे बड़ा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिसाइजेशन होना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। और ऊपर से पॉलिटिशियन लोग डिसाइड कर रहा है, तब तो कहाँ से फिर ठीक से फैसला ले पाएगा ये लोग सब। इन्हों को डर है कि कहीं सस्पेंड ना कर दे, कहीं दूसरी जगह पे फेंक ना दे। इसलिए देखो कल इलेक्शन में एमपी में जीते डीजीपी आउट हो गया, और चला ना तुमको, हाँ कहीं का एक डीजीपी कहीं का, हाँ तो डीजीपी खत्म। देख रहे हो ना, जैसे सत्ता परिवर्तन हो रहा है डीजीपी तुरंत आउट हो जाता है। डीजीपी हटे, डीजीपी कोई, हाँ कोई एक राज्य के डीजीपी तुरंत गायब। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो समझ रहे हो ना, इसलिए चाटुकारिता वाला चीज़ हो जाता है। देखो ना क्या हुआ था कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी के धरना में एक सीनियर पुलिस चले गए थे धरना में बैठने के लिए। ये तो पुलिस को शोभा नहीं देता है। अब नहीं चाह के भी आप चले जाते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट। हमारे नीतीश कुमार के टाइम में, अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, गुप्तेश्वर पांडे देखो, गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी पूर्व डीजीपी रहे हैं बिहार के, उनका कितना अच्छा नेक्सस था नीतीश कुमार के साथ। तो पीपल में ना एक जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म होता है इस तरह। चलिए न्यूट्रल, मगर क्या करोगे, उस चीज़ को काटना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर के पास ही अधिकार है पोस्ट बढ़ाने का, ट्रांसफ़र करने का। तो इसलिए ये लोग भी फाइट नहीं करना चाहते हैं, और ये भी हवा का रुख देखते हैं। हवा को, जैसे मान लो कि एग्जिट पोल, बहुत बच्चे लोग हम लोग से ज़्यादा अच्छा, हम लोग जो विद्यार्थी हैं टीचर हैं, हम लोग से ज़्यादा अच्छा
एनालिसिस ये लोग करते हैं ब्यूरोक्रेट्स लोग की। देखो अब इसका सत्ता खत्म हो गया, आप कुछ नहीं मानना है, आप तो इन लोगों को घुसाएंगे अंदर। अब दूसरा कहा है, हाँ, इसलिए अखिलेश यादव सब देखना, अरे बाबू तुमको कौन आगे बढ़ाया, हम ही नहीं बढ़ाए हैं, अभी आएगा हमारा सत्ता, शांत रहो। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स लोग अपोजिशन वाले लोग को भी ज़्यादा टेंशन में देना नहीं चाहता है। जैसे एक केस देख लो, 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक तेजस्वी यादव ने कॉल किया था कहीं पे, डीएम से बात किया था, तो तेजस्वी यादव तो उस समय अपोजिशन पार्टी से थे। हाँ सर आप बोल रहे हैं, इसी तरह का टोन था डीएम का, क्योंकि डीएम को पता है कभी भी सत्ता में आ सकते हैं, आए कि नहीं आए तेजस्वी। तो इसलिए अपोजिशन से भी उतना ही डर रहता है, और वो अपोजिशन जो मेजोरिटी में हो, सेकेंड लार्जेस्ट हो, समझ रहे हो ना, वो कब आ जाएगा सत्ता में, कब वो हालत खराब कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो न्यूट्रल, वो कोशिश करता है कि जी हजूरी करने में ही फ़ायदा है। ज़्यादा बनेंगे मंगल पांडे की तरह तो फिर काम बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो ही रहा है, वो साफ साफ हमें दिखता है। तो ये भी तो एक अपने आप में एथिकल कंसर्न है। ऊपर से फ़ोन आएगा फला फला कर देना, तो क्या हुआ, फिर तो नेपोटिज्म वाला बात हो गया यहाँ पे। तो इसको हटाना भी प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, चलो ये थ्योरी पे तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है, पता है। एक किसी का हमारा कार्यकर्ता को कैसे पुलिस पकड़ लिया, और कार्यकर्ता भी रो रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद हमको बीजेपी का पुलिस पकड़ लिया। बीजेपी का पुलिस मतलब बीजेपी का सरकार है, कैसे पकड़ लिया। फिर बात तो फिर हाई कमान तक जाएगा, फिर बात ऊपर तक जाएगा। जो सुप्रीमो नेता जो है ऊपर से फ़ोन करे, कहा जी कौन है, कौन नया आ गया, हाँ हटाओ जल्दी से इसको, नहीं तुमको हटा देंगे वहाँ से। सर गलती हो गया, कुछ नहीं बाबू, कहाँ पेगा पॉलिटिकल मास्टर के सामने में। हाँ, आज जो विधायक इंडिपेंडेंट विधायक है उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका तो हालत ख़राब कर देगा IPS से। कहा जी नहीं सर आए थे घूमने आए थे, सोचे आपका आशीर्वाद ले लें देख दो DGP के सामने में एक जो इंडिपेंडेंट जो विधायक का कोई हैसियत नहीं है। हाँ वही अपोजिशन से हो, बड़ा अपोजिशन से, जिसको पता है कि सत्ता कभी भी परिवर्तन होगा, चल जाएगा उस तरफ, पावर की तरफ, तो DGP भी डरे रहेंगे थोड़ा सा कि भाई हमको और मेंटेन करना है आगे जाके। हमको तो लगता है स्टूडेंट कि ये लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं। पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं ना, वो सब एक खाली बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना रहता है, हर एक चीज़ समझते हैं। एक कॉमन जनता से ज़्यादा बेटर अंदर का सिस्टम सिविल सर्वेंट समझता है, एक चीज़ समझता है, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आते रहेगा उसको, यहाँ पे ये कैलकुलेशन, वहाँ पे वो कैलकुलेशन। देखो मेहनत करने वाले लोग ये सब सिविल सर्वेंट सब क्रेडिट लेते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स सब अनडाउटली पॉलिटिकल मास्टर्स का विजन है, उसमें विजन है, बिना विजन का तो नहीं होने वाला है। अच्छा पॉलिटिकल मास्टर किस लिए, विजन के लिए ही ना, ये कैसे हाउ टू डू द गवर्नेंस, और उसके जो भी पिलर है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वो ब्यूरोक्रेसी है। तो देखते हो कितना नेक्स्ट, अब देखो अब इतना नज़दीक का रिलेशन है, तो कैसे उसको सेपरेट कर सकते हो, सो डिफिकल्ट। हमारे शुभम कुमार जब बने तुरंत उनको बिहार ने ले लिया ना तुरंत, तो गोपालगंज में अभी DM होंगे वो, समझ गया ना। ये एथिकल कंसर्न्स है, डायलेमास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। अब देखते हैं एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये हम लोग का ये लास्ट विषय रहेगा स्टूडेंट आज, एथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन प्राइवेट। इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बहुत सारा है, अब देखो इसको चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के चक्कर में ये सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखेगा, ये भी एक एथिकल कंसर्न है। तो क्या होता है कि ये वेलफेयर, जो वेलफेयर चाहिए सोसाइटी में, उसको इग्नोर कर सकता है, ये इन्वायरमेंट को भी इग्नोर कर सकता है, इग्नोर कर देगा। अजानते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है। हाँ, एथिकल कंसर्न सबसे बड़ा होता है जब इनसिक्योरिटी है,
बॉस को यदि आपका काम पसंद नहीं आया कभी भी उखाड़ के फेंक देगा आपको। मतलब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो इतना आसान नहीं है सिविल सर्वेंट को निकालना। उसका जॉब सिक्योरिटी कितना था, हट जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, भाई इसमें नहीं है जॉब इनसिक्योरिटी है, ये भी एक कंसर्न है। जब जॉब सिक्योरिटी ना हो, ठोस ना हो, तो आप हर समय डरे रहोगे, सीनियर का जी हजूरी करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें देखो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जानते हो ना जात पात को लेके भी हो रहा होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन विद इन द, हाँ कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग भी होता है, जानते हो ना, अंदर का गोपनीय बात बाहर कर देगा तो उससे शेयर मार्केट में क्या हलचल आता है, वो भी तो अनएथिकल प्रैक्टिस है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो कॉर्पोरेशन में होता है। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कई बार तो देखो क्रोनिक कैपिटलिज्म पे भी उतर जाता है ये लोग। क्रोनिक कैपिटलिज्म मतलब ये पॉलिटिकल मास्टर के साथ, कोई ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पॉलिटिशियन के साथ नेक्सस बना लेता है, तो ये भी तो एक एथिकल कंसर्न ही है। हाँ, सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितना फॉलो कर रहा है, ये भी एक एथिकल कंसर्न ही है। बात समझे? CSR, यू नो डैट CSR? हाँ, आपका सर्टेन अमाउंट अब जो प्रॉफिट हुआ है 3-4 साल में, उसका सर्टेन अमाउंट आपको सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, एथिकल कंसर्न्स, समझे? हाँ, मैनेजमेंट में भी बहुत गड़बड़ी होता है। जो ऊपर टॉप देखो ना, जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या हुआ इसका जो ICICI बैंक का जो प्रॉब्लम था, जान रहे हो ना, वहाँ पे जो क्या नाम था उन लेडी का, हाँ कोचर करके समथिंग था ना, हाँ वीडियोकॉन का जो उसके हस्बैंड जो थे, उसका भी प्रॉब्लम सेम था। देखो ड्रामा ही था ना, तो आपको मिलेगा मैनेजमेंट लेवल पर मिलेगा आपको, है ना। मैनेजमेंट लेवल पे थोड़ा सा आर्बिट्रीनेस आ जाता है। देखो ये भी लिख लो, जो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, कई बार आर्बिट्री हो जाते हैं, कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला डिसीजन ले लेते हैं। वो डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होंगे, जो पूरा हेड कर रहे होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। तो दिस आर द एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास सो फार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न। पॉइंट आप आगे बढ़ाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, कंप्लीटेड।